हेलो बच्चों, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी जी और मेंस का किया था फ्रॉम यूनिट एंड मेजरमेंट। आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड आईआईटी जी मेंस क्वेश्चन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो आज हम चैप्टर उठाए हैं वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू कर। तो बच्चों यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये है नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का है। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा बच्चों, जब भी पॉसिबिलिटी की कोई बात करे, जब भी पॉसिबिलिटी, तो कुछ जनरल पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके माइंड में हमेशा याद रहना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है, जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ग्राफ बने तो आप हमेशा क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया करो ग्राफ के ऊपर। ठीक है, यानी टाइम वाले एक्सिस पर आप हमेशा क्या किया करो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ठीक, अगर टाइम वाले एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो और वो जो लाइन है वो किसी दो पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स कहता है एक ही टाइम पे दो क्वांटिटी एक ही समय नहीं आ सकती वन डी मोशन में। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये पॉसिबल है, यस ये भी पॉसिबल है। वेलोसिटी बढ़ सकती है, फिर घट सकती है, फिर कांस्टेंट हो सकती है। ये भी हो सकता है अगर आपकी वेलोसिटी लीनियर नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं इस वाले ग्राफ पे आऊं तो वही चीज है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं उस एक्सिस पे जिस पे टाइम है, तो आप देख रहे हो दो वेलोसिटी दिखाई दे रही है एक ही टाइम पे, जो पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी, यानी डी ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक बॉल है जो कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। एयर रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, इग्नोर करते हुए चलना है, यानी एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है। अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए जी मेंस 2020 में आया हुआ है, ग्राफ के ऊपर काफी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, एक बॉल को आपने वर्टिकली थ्रो किया, तो जरा सिचुएशन समझना। बॉल को अगर मैं वर्टिकली थ्रो कर रहा हूं, इसका मतलब मान लो यहां पे मैंने कोई वेलोसिटी दी, तो अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज। क्लियर है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो वो रिवर्स बैक सेम पोजीशन में आने की वापस लोकेशन आएगा। और आपको ये भी मालूम होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना जाने का होता है उतना ही आने का भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में दो पार्ट में डिवाइडेड होगा और टोटल टाइम इंक्रीज होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ूं तो फर्स्ट ग्राफ में अगर हम नोटिस करें तो वेलोसिटी आप देखिए, वेलोसिटी स्लोप कैसा है, स्लोप इसका नेगेटिव है, क्योंकि कैसा बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, और फिर उसके बाद ये क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा बना रहा है और उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। अब ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो हमारा जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया था, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात की गई, अगर आप देखो तो जब ऊपर जा रहा था तो भी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन था वो कहाँ था, नीचे था, और जब नीचे आ रहा था तो भी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन था वो क्या आ रहा था, नीचे ही आ रहा था। तो अगर आप देखो तो हमारे पास जो सिचुएशन है इसके हिसाब से जो पॉजिटिव रीजन है बच्चों, ठीक है, जो हमारे पास पॉजिटिव रीजन है उसमें वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए, लीनियरली डिक्रीज करनी चाहिए जब बॉल ऊपर जाएगी, यानी राइज के दौरान। ठीक है, और उसके बाद जब नीचे आएगी, यानी कि जब वो डाउनफॉल फॉलिंग वाले कंडीशन में जो वेलोसिटी आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए बच्चों, वो आनी चाहिए आपका नेगेटिव रीजन में, नेगेटिव रीजन ऑफ द ग्राफ में। रीजन क्या था, ऊपर जाने का भी जो एक्सेलरेशन है वो जी है और नीचे आने का भी एक्सेलरेशन है वो जी है, सिर्फ आपके पास डायरेक्शन चेंज है। तो ऐसे केस में
ये जो ग्राफ है ये ग्राफ सही नहीं है, क्योंकि आप देखो इन्होंने ये जो ग्राफ ऊपर बना दिया है, यानी इनके अकॉर्डिंग दोनों ही चीजें पॉजिटिव स्लोप में हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं बी तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इंक्रीज होगा, क्लियर है, जाने और आने में टाइम आगे ही जाएगा, यहाँ इन्होंने टाइम को घटा रखा है जो कि रॉन्ग है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए अगेन आने के लिए इन्होंने टाइम घटा रखा है, जो पॉसिबल नहीं है। अब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑब्वियसली वो ऑप्शन डी है। आप देखिए यहाँ पर लिनियरली डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद हमने क्या किया, नेगेटिव रीजन में वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और टाइम ऑब्वियसली हमेशा इंक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल इन द सेंस आपको थोड़े से यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम द हाइट डी अबव द ग्राउंड। अच्छा, एक कोई बॉल है जिसको हमने वर्टिकली एक हाइट से ड्रॉप कर दिया है, उसके बाद इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंस अप वर्टिकली टू हाइट d/2, यानी लगने के बाद ये फिर ऊपर आता है, एच डैश क्या हो जा रहा है, d/2, यानी इनिशियली जो हाइट था वो d था, ठीक है, h इज इक्वल टू d इनिशियली, और फाइनली बाउंस के बाद जो एच डैश है दैट इज बिकम d/2। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी बताइए हाइट के साथ कैसे वेरी करेगी। अगेन आप देखो ये ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सबसे पहले कंक्लूजन निकाल लेना होता है, फिर हम एक एक करके ग्राफ को देखते हैं कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो देखिए अगर हम बात करें पहले सिचुएशन का, तो पहले सिचुएशन में जब आपने बॉल को ड्रॉप किया होगा तो आप देख रहे हो फेंका नहीं है, ड्रॉप है। ड्रॉप का मतलब वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। और जैसे जैसे वो बॉल नीचे आएगा ऑब्वियसली उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, यानी h क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इनिशियली हमारा चूंकि ड्रॉप है तो इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और जब वो रिबाउंड करेगा यानी लगने के बाद, अगर मैं लगने वाले, तो ये तो हो गया ड्यूरिंग द मोशन। सेकेंड कंडीशन हम मान के चलेंगे क्या, कि जब हाइट 0 हो जाएगा तो v की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद जब ये लगने के बाद रीबाउंड करता है तो आपको अभी हमने यहाँ पे बताया कि जो वेलोसिटी है वो लगने के बाद ऊपर आ रही है, और क्या बोल रहा है कि इस बार जो हाइट है वो d/2 ऊपर हुआ, d/2 ऊपर हुआ, इसका मतलब h डैश d/2 का मतलब कहीं ना कहीं जो हिटिंग वेलोसिटी है और जो रिबाउंडिंग वेलोसिटी है दोनों में डिफरेंस है। यानी वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो वेलोसिटी लगने के बाद अप्रोक्स कितनी हो जानी चाहिए, हाफ हो जानी चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। इनिशियल ग्राफ के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस वाले कंडीशन में जो ग्राफ है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब ये अपना हाइट बढ़ाएगा, अब देखिए लास्ट कंडीशन, जब हाइट h डैश बढ़ना स्टार्ट करेगा तो अब चूंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो हाइट जब घट रहा था तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन अब ये अगेंस्ट ग्रेविटी यानी ऊपर जा रहा है तो अब जो वेलोसिटी है बच्चों वो क्या होगी, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और बाद में h/2 पर क्या हो जाना चाहिए, वेलोसिटी को 0। अब हम अप्रोप्रिएट कंडीशन देखते हैं इन कंडीशंस पे। तो अगर मैं पहला ग्राफ देखूं तो देखिए वेलोसिटी हमारा क्या है, ऑब्वियसली वेलोसिटी की इन्होंने एक, अगर आप नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो पहला कंडीशन है वो क्या है, वेलोसिटी ड्रॉप किया गया और हाइट जब डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। हाइट जब डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी, दूसरा कंडीशन क्या है, वेलोसिटी जब मैक्सिमम किस पे है, तो जब हाइट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें ये हमारा h है, दिख रहा है ये हमारा h है, h इज इक्वल टू 0 पर अगर आप नोटिस करो तो h इज इक्वल टू 0 पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है,
ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, जैसे जैसे h इंक्रीज करेगा, ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में जैसे जैसे h इंक्रीज करेगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे पहले वाले कंडीशन में जैसे जैसे h डिक्रीज करेगा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये दोनों चारों सभी कंडीशंस को ये क्या कर रहा है, प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसमें देखूं, ये वाला ग्राफ को अगर हम देखूं तो इसके अकॉर्डिंग देखिए डायरेक्शन में चेंज इन्होंने नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से ये ग्राफ गलत है। इसमें देखो इन्होंने लीनियर वेरिएशंस दिखाया है, जिसकी वजह से ये ग्राफ गलत है, क्योंकि हमारी ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। यहाँ पर जो चेंज होता है वो लीनियरली नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम हाइट के रिस्पेक्ट में देखें, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसमें जो वेरिएशन होता है वो थोड़ा कर्व होता है। अगर मैं डी वाला ऑप्शन देखूं तो ये भी सुटेबल हो सकता था, लेकिन इन्होंने अगेन दोनों ही एक ही क्वाड्रेंट में बनाया हुआ है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम t, ठीक है। जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है ये टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, कैसे, bt में। अच्छा, यानी जो एक्सेलरेशन इन्होंने दे रखा है बच्चों, एक्सेलरेशन को क्या कह रहा है कि इट इज इंक्रीजेज लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू bt। उसके बाद बोला पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, और जो इनिशियल वेलोसिटी है u को इन्होंने लिया है v0। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t पूछा गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी होता है dx बाई dt, तो हम x को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन v dt। क्लियर हो रहा है, यानी हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चूंकि एक्सेलरेशन दे रखा है तो एक्सेलरेशन dv बाई dt, तो हम वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो चलिए पहला अप्रोच हम पहले अपना एक्सेलरेशन निकाल के तैयार, वेलोसिटी निकाल के तैयार कर लेते हैं। तो लेट सपोज मैंने इसे लिखा dv, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे v1 टू v2। तो हमने, आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने क्या दे रखी है, v0, तो हम मान के चल रहे हैं एक वेलोसिटी हमारे पास हो v1 और v2 के टर्म्स में, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बार लिमिट का कंडीशन दे देता हूं। तो लिमिट क्या है, लिमिट है जब हमारा टाइम t1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो उस समय जो वेलोसिटी हम लेंगे u इज इक्वल टू कितना लेना है, v0 लेना है, ठीक है। और जब टाइम t2 को मैं t ले लूंगा तो उस समय जो वेलोसिटी उसको हम ले रहे हैं v। तो आप देखिए मैंने इसे इंटीग्रेट किया v0 से v, और टाइम के रिस्पेक्ट में a dt को कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, 0 से t तक, ठीक। तो यहां से जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो व्हाट यू गेट। अब एक चीज यहां पर आपको हमेशा याद रखना है कि dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v माइनस v0 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन्होंने a की वैल्यू क्या दे रखी है, तो अगर आप ध्यान दे रहे होगे क्वेश्चन के अंदर, तो a की वैल्यू इन्होंने bt दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम एक स्पेस बनाते हैं ताकि हम कवर कर ले। तो ये आ गया v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t, a की वैल्यू हमने रखा bt dt। अब dt क्या कह रहा है, t को इंटीग्रेट करो तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू b गया बाहर, t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो यहां से जो हमारा आंसर आ रहा है, यानी जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो v माइनस वी नॉट बिकम्स bt स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो रहा है, v माइनस वी नॉट bt स्क्वायर बाई 2, तो v हो जाएगा क्या, v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। बट हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस।
तो यहां पर देखिए वेल अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, वी डी टी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। और आप सबको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत आसान है इंटीग्रेशन वाला पोर्शन। अगर आप 12th में हो तो आप तो ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ रखे हो, अगर आप 11th में हो तो आपको इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो अब मैंने अगर इसे इंटीग्रेट किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा वी नॉट टी प्लस, ठीक है, बी टी स्क्वायर। तो बी टी स्क्वायर टी का पावर 3 आ जाएगा, क्लियर है, टी का पावर क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 भी है बाहर, अगर आप देखो तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो चलिए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो b बाई 2 को हमने कर दिया बाहर, ये हो गया t क्यूब बाई 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, v नॉट t प्लस बी टी क्यूब बाई 6। तो देखते हैं अगर कोई हमारा आंसर मैच कर रहा हो। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, तो ऑब्वियसली 1 नहीं, 2 नहीं, सी, यस करेक्ट आंसर इज सी, वी नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपने थोड़ा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आया करे तो इसको आपने ऑलरेडी 9th वाले जो पोर्शन होता है, अगर आप एनटीएससी के क्वेश्चंस लगाए होंगे तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड मीन्स 1D मोशन की बात हो रही है, कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी। कोई कार ए है जो कि टी टाइम लेस लेता है कार बी से जब एट द फिनिश एंड पासिस फिनिशिंग पॉइंट विथ स्पीड वी मोर देन कार बी, बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक चीज, एक कंडीशन बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, एंड ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी ए का एक्सेलरेशन कितना है a1 और b का एक्सेलरेशन है a2। दोनों ही कार कहां से स्टार्ट होती, u इज इक्वल टू 0 से, यानी इनिशियल दोनों का क्या था 0 था। अब आपसे पूछा है कि जो ये पास कर रहा है फिनिशिंग पॉइंट पे विथ स्पीड v, ठीक है, कौन पास कर रहा है, तो कार a, क्योंकि वो लेस टाइम ले रहा है कार बी से, तो कार ए की एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए कंसिडरेशन करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा किससे सॉल्व होते हैं, कंसिडरेशन मेथड से। तो कंसिडरेशन क्या करते हैं, लेट सपोज जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है, जो बॉडी ए है, ठीक है, वो जो टाइम ले रहा है, टाइम टेकन टू रीच फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने में जो वो टाइम ले रहा है, कितना ले रहा है, टी नॉट। अब देखो ए जल्दी पहुंच रहा है तो बी का जो टाइम होगा फिनिशिंग पॉइंट पे, टाइम फिनिशिंग पॉइंट पर कितना हो जाएगा, तो सिंस आप चाहो तो बी को लेके ए को उसमें माइनस टी कर दो क्योंकि ए पहले पहुंच रहा है, या आप चाहो तो जो ए का टाइम है उसमें टी टाइम ऐड कर दो तो वो बी की टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज हमारा कंसिडरेशन हो गया। अब सिंस दोनों ही स्पीड हमारा दोनों स्टार्ट हुआ u इक्वल टू 0 पे, और मान लो जो फिनिशिंग पॉइंट है लेट सपोज ये x डिस्टेंस पे हो, ठीक, तो अगर मैं va की बात करूं वेलोसिटी, तो क्या लिख दूंगा a1 t नॉट। क्यों a1 t नॉट, क्योंकि आपने देखा कि बोल रहा है इनिशियली वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल टू u प्लस at, तो u 0 कर दिए तो वेलोसिटी ऑफ a आ जाएगा a1 t1 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ b क्या आ जाएगा a2 t नॉट प्लस t। ठीक है, क्लियर है। अब देखो चूंकि यहां पर दोनों ही एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्रोच होगा, यानी जब भी हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आपको बताया गया है ऑलरेडी कि रिलेटिव वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू va माइनस vb। ठीक है, अब मैंने यहां पर va क्या है a1 t नॉट माइनस vb क्या है a2 t नॉट प्लस t। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो व्हाट वी गेट a1 माइनस a2 t नॉट
माइनस ए टू टी, ब्रैकेट ओपन किए और टी नॉट वाला कंपोनेंट कॉमन कर लिए और ऐसे लिख दिया हमने, और इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर ए। तो अब हमारा यहाँ पर v va माइनस वी बी और va की वैल्यू हमने v यानी रिलेटिव वेलोसिटी में रख दी, और vb की वैल्यू भी हमने क्या की, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। जो अब हमारा फाइनल आ गया वो क्या आ गया, तो मैं काम करता हूँ, चूंकि यहाँ स्पेस कम है और क्वेश्चन बड़ा है तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो पहले मैं इसे लिख दूँ, तो va आपका क्या आया, a1 t नॉट माइनस a2 टी नॉट माइनस ए टू टी। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये पास लिख दिया था, तो मैंने इसे पूरा ओपन किया, और उसके बाद अगर आप देखो तो टी नॉट कॉमन कर लूँ तो a1 माइनस a2 हो जाएगा और माइनस a2 टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है इसे हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा बड़ा लिखूंगा मैं। तो हमारे पास जो फाइनल v कितना आया, तो फाइनल जो v आया दैट इज इक्वल टू टी नॉट कॉमन किया था हमने, और a1 माइनस a2, ठीक है, माइनस a2 t। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया था पिछली बार में। अब देखो, अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट था, यानी x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x। तो अब चाहे a बॉडी हो b बॉडी हो, दोनों के लिए डिस्टेंस ट्रेवल तो यही होगा ना, यानी अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय a लिखूं तो दैट विल आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय b। अब हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इनिशियली दोनों ही केस में u 0 है, तो जरा बताओ xa को क्या मैं क्या लिखूंगा, xa को लिखूंगा हाफ a का मतलब है a1, और टाइम जो हमने लिया था a1 के लिए वो क्या लिया था, t नॉट। तो xa हो गया हाफ a1 t नॉट स्क्वायर, और xb हमारा क्या हो जाएगा, xb हो जाएगा हाफ a2 t प्लस टी नॉट या टी नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, अब हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए, तो एज एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, तो हम इसे लिख रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा डिवाइड कर देता हूं स्क्रीन को। क्या आ जाएगा, हाफ a1 टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 टी नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक, और इसे आप अब देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए हाफ एंड हाफ गेट कैंसिल, दोनों साइड अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो आ जाएगा अंडर रूट a1 टी नॉट चला जाएगा बाहर, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर में है वो। सिमिलरली अंडर रूट a2 और टी नॉट प्लस टी आ जाएगा एक साइड में। क्लियर है, तो यहां से अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं बच्चों, तो हमारा जो टारगेट है, बेसिकली टारगेट है टी के टर्म्स में, तो रूट a1 इंटू टी नॉट, इसको इधर अगर मैं लाया, अच्छा पहले ओपन कर लेते हैं, रूट a2 टी नॉट प्लस रूट a2 टी, दिख रहा है। तो ये जो टी नॉट वाली क्वांटिटी है इसको मैं ला रहा हूं पीछे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज करूंगा ताकि हमें स्टेप क्लियर रहे। तो यहां से मैं अगर टी नॉट वाली क्वांटिटी इधर लाता हूं और टी नॉट कॉमन कर लेता हूं, तो देखो हमारे पास आएगा रूट a1 अंडर रूट a2 इंटू टी नॉट इज इक्वल टू रूट a2 टी। ठीक है, अब यहां से आपको टी नॉट निकाल लेना है। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए अपने आंसर पे। तो रूट a2 बाई टी डिवाइडेड बाई रूट a1 माइनस रूट a2, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसका, टी नॉट का। अब हमारा काम क्या था, v निकालना, और हमने देखा था v इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, जिसको हमने यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 लिया था। ठीक है, जो कि हमारा आया था कितना, टी नॉट a1 माइनस a2 माइनस a2 टी। तो v विल बी इक्वल, अब टी नॉट की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टी नॉट की वैल्यू है रूट a2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारी टी नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, रूट a2 बाई टी डिवाइडेड बाई रूट a1 माइनस रूट a2। ठीक, ये तो हो गई हमारी टी नॉट की वैल्यू, और अंदर क्या हमारा a1 माइनस a2 माइनस में a2 टी। अब इसे आप सॉल्व करो।
ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे √a1 माइनस √a2 का अगर मैं एलसीएम ले लूं और फर्दर इसे प्रोसीड करूं अपने सॉल्यूशन में, तो क्या आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू √a1 प्लस √a2 इंटू √a2t माइनस a2t, ठीक है। और इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √a1 a2t प्लस a2t माइनस a2t, और a2t गेट कैंसिल, व्हाट यू गेट √a1 a2t, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया v इक्वल टू √a1 a2t। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन में यानी करेक्ट आंसर ये रहा, देखिए हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया था, √a1 a2t विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। देखिए 6 जो क्वेश्चन है ग्राफिकल बेस्ड है, आपको पता है ग्राफ के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ में बहुत सिंपल होता है, हमेशा याद रखना, y और x का ग्राफ पूछा जाता है ना। अगर कोई चीज y इंटू एक्स से आती है तो आप निकालोगे एरिया, अगर कोई चीज y बाई एक्स से आती है तो आप निकालोगे स्लोप, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, यस, एंड मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं, मान लो ये पॉइंट ए हो जाए, उसके बाद उसका ग्राफ भी दे रखा है, तो मान लो ये ए बी सी डी ई, तो डी है तो डी रहने देते हैं इसको, ई और एफ। आपसे पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी यहां पर, ये देख रहे हो यहां पर पोजीशन पूछा है, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ग्राफ किसका है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। आपको पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विल बी इक्वल टू v इंटू टी, यानी y इंटू एक्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। कहां तक एरिया निकालना है, यहां तक एरिया निकालना है, ठीक, ये पोर्शन का। तो मैं थोड़ा सा इसमें दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, यानी इस पोर्शन का हमें एरिया निकाल के रखना है। तो चलो एरिया निकालते हैं। आप देखो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मैं इसे किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, तो एक तो मैं ट्रायंगल में डिवाइड कर लूंगा, एक मैं रेक्टेंगल में डिवाइड कर लूंगा, और एक और ये छोटा सा पोर्शन है जिसे हम, इसे भी हम क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर है, क्योंकि आप देखो 3 2 यानी 1 और 4 5 यानी 1। तो हमारा टोटल जो डिस्प्लेसमेंट यानी इस पे पोजीशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया। तो पहले हमारा किसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ 1 यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, लेंथ, लेंथ कितना है 2 माइनस 0, ठीक है, इनटू में हाइट कितनी है 2 माइनस 0, तो हाफ 2 इंटू 2 प्लस, अगला आपका देखो तो 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2 गिव यू 3, और 2 माइनस 0 यानी ये है रेक्टेंगल, तो 3 इंटू 2, ठीक, प्लस एक और ये छोटा सा एरिया आप देख रहे होगे, छोटा सा एरिया जो हमने लिया है, ये क्या लिया है 5 माइनस 4 यानी 1, और 3 माइनस 2 यानी 1, यानी 1 इंटू 1। तो हमारा ये कितना आ गया 2 प्लस 6 प्लस 1, जो कि कितना आ गया 9 मीटर। तो आंसर इज 9 मीटर। तो ये आपका नीट के पेपर में आ रखा है 2019 में। आसान है, कभी भी आपको याद रखना है। अगर यही एक्सेलरेशन पूछता बच्चों तो हम निकालते स्लोप, ठीक। हमने एरिया क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि y इंटू एक्स को करने पर हमारा वो क्वांटिटी आ रहा है। तो जब y इंटू एक्स पे कोई क्वांटिटी आती तो एरिया निकालते हैं, और जब y बाई एक्स से कोई क्वांटिटी आती है बच्चों तो स्लोप निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये एम्स का क्वेश्चन है 2019 का। बच्चों को पता होगा कि एम्स अपना अलग पेपर कंडक्ट कराता है, नीट के क्वालिफाइड स्टूडेंट उनका अलग होता है। तो यहां पर पूछा गया है कि एक बॉल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। ध्यान देना, इग्नोर नहीं करने को बोल रहा है। अच्छा, तो अगर हम इग्नोर नहीं करें तो देखो, अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम जनरली उसको क्या करते हैं कि वेरिएशंस को हम हटा देते हैं। तो इसमें बोला एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना है, वर्टिकली अपवर्ड। चलो कंडीशन बनाते हैं पहले। देखो सबसे पहले तो मैं जब इसको ऊपर भेजूंगा
तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, यानी जैसे जैसे हमारा किसके बीच का ग्राफ है, तो हाइट का साथ नहीं है, स्पीड टाइम का है, यानी t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ज़्यादा रहनी चाहिए और t इज इक्वल टू मान लो t1 पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, क्योंकि देखो उसके बाद ये नीचे भी आएगा तो v इक्वल टू 0, उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो आपको पता है इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी विल इंक्रीज, और जितना टाइम t1 जाने में लगा उतना ही टाइम t1 आने में लगेगा, यानी t2 मान लो आने का हो टाइम तो t1 और t2 बराबर होने चाहिए, ठीक। तो ये कंडीशन है, तो यानी फाइनल टाइम पर जो हमारी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए, हमारा ग्राफ होना चाहिए मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ और उसके बाद मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, बट दोनों केस में चूंकि डायरेक्शन अलग अलग हैं तो हमारे पास जो स्लोप होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन का मतलब हम स्लोप से भी कह सकते हैं, एक का हमारा जो स्लोप है नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि डिक्रीज हो रही वेलोसिटी, और एक का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं अपने पहले ग्राफ में देखूं तो देखो हो सकता है कि ये आंसर हो, बट एम्स में बहुत क्लोज आंसर्स देते हैं। तो देखो इन्होंने दिया तो स्ट्रेट है बट जाने में इन्होंने कर्व दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस इग्नोर करते हो, नॉट इग्नोर्ड, तो वो ऊपर जाने के लिए भी लगेगा और नीचे आने के लिए भी लगेगा, तो ये सही नहीं है। दूसरा फिर इन्होंने वही किया है, एक कर्व एक स्ट्रेट, सही कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा कि मैक्सिमम से मिनिमम आ रहा है और मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, बट कर्व बना दिया जिसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सी और डी। सी और डी में देखो एक स्ट्रेट बना रखे हैं और एक इन्होंने कर्व बना रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, अगर रियर रेजिस्टेंस आप इग्नोर नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि आप प्रिफर करो स्ट्रेट लाइंस, और अगर रियर रेजिस्टेंस आप इग्नोर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है कर्व में, तो वेरिएशंस को दिखाने के लिए हम कर्व लाइन यूज करते हैं। तो देखा जाए तो सी एंड डी बोथ कैन बी अ करेक्ट आंसर, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी सी। अगर इसमें किसी को कोई कमेंट हो या कोई प्रॉब्लम हो कि सर मेरे हिसाब से डी, तो आप नीचे कमेंट करो। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर इज सी, ठीक है। चल अब हम चलते हैं आगे अपने 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है, तो शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी 30 i कैप प्लस 50 j कैप किलोमीटर पर आवर, वेयर i पॉइंट ईस्ट j पॉइंट नॉर्थ। अच्छा, ये मोशन इन अ प्लेन का हो गया यहाँ पे, और हम अभी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन आ गया तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक शिप है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन अपना बना लें, क्योंकि आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इन्होंने ईस्ट लिया है। कई बार नहीं अलॉट होता है तो भी आप यही कंडीशन लेना, ठीक है, इसको आप ईस्ट लेना पॉजिटिव आई कैप को, नॉर्थ को आप पॉजिटिव जे कैप लेते हैं, माइनस आई कैप को आप क्या लोगे, वेस्ट लोगे, और माइनस जे कैप को आप क्या लोगे, साउथ लोगे, ठीक। मान लो नहीं भी गिवन होता तो भी हम यही लेते हैं जनरल कंडीशन। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि जो ए है वो नॉर्थ ईस्ट यानी इसके बीच में कहीं मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी इन्होंने बता दी है, कितनी है वेलोसिटी। तो अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने थोड़ा, मैं कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं तो मैं ब्लैक यूज कर देता हूं। तो इनकी जो वेलोसिटी दी है कितनी है, 30 i कैप प्लस 50 j कैप किलोमीटर पर आवर में है, और आंसर भी हमारा आवर में ही, तो ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं SI यूनिट में। शिप बी, ये तो शिप ए हो गया, किसका हो गया, ए का। अब दूसरा शिप बी है, शिप बी इज एट डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट, 80 किलोमीटर यानी जो बी है वो करीब करीब 80 किलोमीटर दूर है ईस्ट से, एंड 150 किलोमीटर कहाँ से, नॉर्थ से है, यानी ये 80 है और ये 150 किलोमीटर नॉर्थ से है फ्रॉम, अगर मान लो मेरा शिप ए यहाँ कहीं है तो इस पॉइंट पर, तो अगर वाई पर हो तो, लेकिन चूंकि आपको पता है जो शिप है वो भी इसी में है तो हम उसी के हिसाब से हम अपना फिगर बनाएंगे। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप
ए एंड सेलिंग टूवर्ड्स वेस्ट, अच्छा वो वेस्ट की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर पर। ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस पूछा है कब, यानी दोनों मूव कर रहे हैं, बताओ कब मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो चलो मान लो मैंने ये ए का पोजीशन ले लिया, ध्यान से समझना, ए का पोजीशन सेंटर नहीं है ये, ठीक है, ये ए का पोजीशन है और ये हमारा आई कैप है और ये हमारा जे कैप है और देख रहे हो इसका लोकेशन आई जे के बीच में है कहीं पर। और मान लो मैंने एक बी पॉइंट ले लिया जो दूसरा वाला है, दूसरा वाले से अगर हम देखें तो जो ये डिस्टेंस होगा, क्लियर हो रहा है, यानी जो इसके ए और बी के डिस्टेंस होगा, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये आर बी ए हो जाए, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो हमने यहाँ ले लिया। और इसका अगर मैं प्लेन देखूं तो इसके लिए ये प्लेन और ये प्लेन, ठीक है। अब VA क्या हो जाएगा, तो VA हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। अब हमारा काम है VB निकालना, तो VB क्या होगा, तो VB में सबसे पहले इन्होंने सिर्फ एक चीज दे रखी है कि सेलिंग टूवर्ड्स, यानी वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी वेस्ट में यानी आई कैप में है सिर्फ, तो वेलोसिटी अगर हम देखें तो -10 आई कैप हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि वेस्ट में है और वेलोसिटी क्लियर दे रखा है, इसका कोई वी यहाँ पर ए का तो दोनों कंपोनेंट दे रखा था, बट ये चूंकि सिर्फ वेस्ट जा रहा है इसका मतलब इसका इधर की तरफ लोकेशन है, ठीक है। अच्छा अब मुझे आर बी ए दोनों के बीच का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो कितना आएगा, याद है बताया था कि 80 किलोमीटर ईस्ट है और ईस्ट को हम क्या ले रहे हैं आई कैप, तो 80 किलोमीटर ईस्ट का मतलब 80 आई कैप और 150 किलोमीटर नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब जे कैप, तो 150 जे कैप, ये हो गया उसका पोजीशन, ठीक है। चलिए तो अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है दोनों का एक दूसरे के कंपेयर करते हुए कि कब मिनिमम है, यानी किसका क्वेश्चन हो गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया। और रिलेटिव वेलोसिटी में हम यहाँ पर VBA वेक्टर निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको बताया था VB माइनस VA कर देना होता है, तो ये हो जाएगा -10 आई कैप -80 आई कैप और माइनस में 150 आई कैप, क्लियर है, ध्यान से देखो, तो 10 आई कैप और माइनस हमने क्या कर दिया, सॉरी एक यहाँ मिस्टेक है, एक यहाँ मिस्टेक है, पोजीशन नहीं निकाल रहे हैं हम, वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा VB तो ये है ना -10 आई कैप, क्लियर है, और VA क्या है -30 आई कैप -50 जे कैप। अब आपको पता है हमेशा कौन सी क्वांटिटी माइनस होती है, आई से आई और जे को जे और के से के, तो इसको मैंने माइनस किया, आ गया 40 आई कैप -50 जे कैप, क्लियर है, ये हमारा VBA आ गया। अब व्हाट विल बी T मिनिमम, तो T मिनिमम क्या होगा, तो ऑब्वियसली T मिनिमम के लिए जो कंडीशन पुट किया जाता है, तो ये हमारे वीडियो लेक्चर में भी आप देख सकते हो, इसका कंडीशन क्या होगा, पोजीशन BA का इन डॉट प्रोडक्ट करिए, आप क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए किसका, VBA के साथ रिलेटिव वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद VBA के वेक्टर का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं RBA यानी इसका और VBA यानी इनका अगर हम आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 80 इंटू 80 ये रहा, ठीक है, 80 इंटू 40 ये आ जाएगा 1200, दिख रहा है, और चूंकि 40 माइनस में है और 80 प्लस में है तो -1200 मॉड वैल्यू है, तो वो बाद में हम उसको हटा देंगे। अच्छा प्लस, तो ये तो हो गया I इंटू आई, अब हम करेंगे J इंटू जे, तो 150 माइनस 50 150 सॉरी इंटू 50, तो 150 इंटू 50 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा -7500, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। और VBA का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है हमें, VBA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, तो VBA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी
VBA हमारा पहले ही सॉल्व कर रखे हैं हम, तो इसे सीधा 40 ही ले लें। देखो ये अलग अलग ना लेके हम इसे क्या ले लें, 40 ले लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे सॉल्व कर रखा है, राइट। 10 और 30 को हमने 40 कर रखा है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक। अब इस वैल्यू को ही आपको सॉल्व करना है, तो मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक। तो आप भी इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर का यूज किया मैंने, और 1200 और -7500 क्लियर है। यहां पर देखिए ये हमारा 150, ठीक, RBA, और ये हमारा 50, और यहां पर हमारा था ये 80, और यहां पर क्या था 40, ठीक है। तो इसको हमने जब फर्दर सॉल्व किया, और इसको अब आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिए इन वैल्यू को, और जो भी आपका आंसर आता है उसी आंसर में यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, तो आप इसे खुद से सॉल्व करके कर लीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं। देखो मेरा काम है एक्सप्लेन करना, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जैसे हमने किया ये 8 सॉरी देखो ये कितनी बड़ी गलती हो गई, 80 × 40 किया था हमने, नहीं RBA का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था, है ना। तो 80 × 40 तो ये हो गया 3200, देख रहे हो, ऐसी मिस्टेक मत करना, क्लियर है। तो चलिए ये आप इसे फर्दर सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2019 का क्वेश्चन है, अगेन ग्राफ। तो आपने नोटिस किया ये जो नीट के क्वेश्चन है ज्यादातर ग्राफ बेस्ड बहुत आते हैं, और इवन मेंस में भी बहुत ज़्यादा ग्राफ बेस्ड आते हैं, तो आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है, ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है अच्छा डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये गलती है, ये S होगा और ये T होगा। तो ग्राफ ST दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इसमें से। बहुत ध्यान से देखिए कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, dx/dt, ठीक। अगर आप देखिए इस हिस्से में यानी आधे हिस्से में x बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगले हिस्से में x घट रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं इस हिस्से का स्लोप बनाऊं और इस हिस्से का स्लोप बनाऊं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप आएगा आधे हिस्से में, और अगले हिस्से में नेगेटिव स्लोप आएगा। इसका मतलब क्या आप समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी है, चूंकि ये स्लोप से निकल के आती है, तो इनिशियली यानी फर्स्ट हाफ में जो हमारी वेलोसिटी होगी, चूंकि वो पॉजिटिव स्लोप से निकल रही है, तो dx/dt 0 से बड़ा होना चाहिए, और सेकेंड हाफ में dx/dt लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। उसके बाद 0 हो जा रही है और फिर नीचे भी जा रही है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या करना है, पहले 0 भी करना है, ठीक है। तो चलिए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, क्लियर है, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक, यानी कि, और एक दूसरे पॉइंट के बाद स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो बॉडी का स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट लेंगे, आप देखिए अगर इसमें बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्होंने 2 पार्ट में नहीं दी है, और वेलोसिटी पहले घटा रहे हैं, जबकि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ठीक है। चलो नहीं देखो, तो देखो अगर मैं इसमें देखूं तो जो पहला वाला ग्राफ है, ये ग्राफ 100% क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि आप देखो पहले वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद, यानी जब हम यहां आ रहे हैं तो ये डायमेंशन बदल रहा है,
तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है। तो हमारे लिए जो करेक्ट ग्राफ है दैट इज ग्राफ 1। अब मान लो सर बी क्यों नहीं सही है, तो देखो बी में जो ग्राफ है इसमें जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, नीचे से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, जो कि गलत है। हमें पता है वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, एक पॉइंट के बाद जाके नेगेटिव है, यानी टोटल टाइम के बाद नेगेटिव नीचे जा रहा है, तो ये रॉन्ग है। सर ये क्यों नहीं सही है, तो देखिए इसमें आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, जबकि हमें क्या मिला, हमारा जो वेलोसिटी dx बाई dt और स्लोप पॉजिटिव है, तो हमारी वेलोसिटी अगर आप देखो तो अप्रॉक्स एक पीक वैल्यू पर है, ठीक है। उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो बढ़ना और घटने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि वेलोसिटी बढ़ या घट रही है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट चलेगी अगर स्लोप आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने वेलोसिटी को बढ़ाया और फिर घटाया, जबकि कहीं वेलोसिटी नहीं बढ़ या घट रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ या घट रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये नेगेटिव से शुरू किए हैं, जबकि हमारा जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव से शुरू है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो अगेन ये ग्राफ का क्वेश्चन है और ये मेंस 2019 का अप्रैल का मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। तो ये है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेकन ए जेड एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मूवमेंटम हाइट। देखो यहां पर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन याद करो, मेंस का हमने 20 का भी देखा था मेमोरी बेस्ड, उसमें हमारा वेलोसिटी और हाइट का था, यहाँ मोमेंटम और हाइट का क्वेश्चन दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मोमेंटम और हाइट के बीच का, मोमेंटम और एच के बीच का रिलेशन चाहिए। तो देखो बॉल को पहले जब ऊपर फेंका गया होगा, तो अगर मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh लगाता हूं, तो वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। तो अगर मुझे v चाहिए होगा तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आ रहा है, ये यहां तक एक पोर्शन हो गया यहां तक। तो और u क्या जीरो हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका गया है, अगर u जीरो तो कभी ऊपर जाता ही नहीं। अच्छा, अब मुझे मोमेंटम की बात करनी है, तो यहाँ वेलोसिटी आ गई h के टर्म्स में। अब मोमेंटम क्या होता है, mv होता है। तो मैं अगर इसको मोमेंटम के टर्म में बोलूंगा तो ये हो जाएगा m अंडर रूट यू स्क्वायर, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पर ध्यान देना, जो जनरल गलती करते हैं, यहाँ पर चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं हाइट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से सुनना, ये बात, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो बेसिकली एक्सेलरेशन नीचे, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, हाइट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हाइट ऊपर बढ़ा है तो एक्सेलरेशन नीचे है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए, तो अब ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब हमें देखना है कंडीशन क्या क्या है। तो कंडीशन क्या क्या है, तो अगर हम देखें तो यहां पर चूंकि p डिपेंड कर रहा है m अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh से, तो एक चीज तो क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक। अब जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बनेगा तो कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो आप देखो यहां इन्होंने स्ट्रेट बनाया है, रॉन्ग लिख देंगे, यहां इन्होंने स्ट्रेट बनाया है, रॉन्ग लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो p है वो m इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh के टर्म्स में जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो स्ट्रेट कर्व नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज, जब हम ऊपर जा रहे हैं अपवर्ड जनरी में, h इंक्रीज करना चाहिए और p क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। अब ये दो ग्राफ पे चलते हैं, अगर आप देखें दोनों एक जैसा ग्राफ है, तो इसमें फिर एक और कंडीशन देखते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन 1 हो गया कि h इंक्रीज तो p डिक्रीज, ठीक है। दूसरा देखते हैं डाउनवर्ड के लिए, अगर मैं डाउनवर्ड जाता हूं तो h अगर डिक्रीज करता है तो p क्या होना चाहिए, इंक्रीज, क्योंकि नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अब आप देखो, अब हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या किया है, जब आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो p की वैल्यू है वो डिक्रीज होना चाहिए, जबकि ये इंक्रीज दिखा रखे हैं। तो करेक्ट आंसर इज 4।
समझ में आया? तो आपने देखा ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं आईआईटी मेंस और जी के, ज्यादातर इसमें कैसे क्वेश्चन है, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टी इज गिवन बाय, अगेन मैं आपको बता दूं मेंस 2020 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सेकेंड अटेम्प्ट का। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एक्स टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। ए, बी और सी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। बोला पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी। अच्छा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या कह रहा है, जीरो जब हो तो वेलोसिटी पूछा है। तो काफी इजी, आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी। चूंकि यहाँ पर x के फंक्शन में है तो आप पहले v निकालोगे कैसे, dx बाई डी टी से। तो चलो पहले हम यहाँ पर v निकालते हैं। तो v विल बी इक्वल टू dx बाई डी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू, मैं सीधा करता हूँ, a प्लस टू बी टी माइनस 3ct स्क्वायर। ठीक, क्या आ जाएगा, a प्लस 2bt, ठीक, माइनस 3ct स्क्वायर। इज इट क्लियर? चल, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी टी से। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b माइनस 6ct। क्लियर है? तो जनरल आप देख रहे हो, जनरल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। अब कंडीशन पुट कर दो, a को 0 पुट कर दे तो 2b माइनस 6ct, और आपसे पूछा क्या था, जब a 0 हो तो वेलोसिटी बताना है। जब a 0 हो तो वेलोसिटी बताना है, तो मुझे पहले तो यहाँ टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 2b बाई 6c दैट इज b बाई 3c। टाइम निकल गया हमारा, ठीक है, b बाई 3c। अब मुझे वेलोसिटी इस पॉइंट पे पूछना था, तो हमने टाइम निकाल लिया, यानी इस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है और मुझे यही निकालना था वेलोसिटी। तब बताओ जब एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर आया हुआ था। इसमें हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो t की वैल्यू b बाई 3c माइनस 3c, t स्क्वायर विल बी इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3c इंटू 3c। अब आप देख रहे हो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो a 2b स्क्वायर बाई 3c, ठीक है, 2b स्क्वायर बाई 3c, और यहां से एक 3c चला गया तो माइनस बी स्क्वायर बाई 3c, और 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस बी स्क्वायर बाई 3c हमारा क्या बना देगा, तो ये बना देगा v इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c। तो करेक्ट आंसर इज a प्लस बी स्क्वायर बाई। अब एक मैन है जिनका मास 50 kg है एंड हिज सन ऑफ मास 20 kg आर स्टैंडिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर। ठीक है, एक मैन है और एक सन है, ठीक, और दोनों आपस में एक दूसरे को फेस करते हुए खड़े हैं किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ठीक है, अच्छा, मैन का जो मास है वो 50 kg है और जो सन का मास है वो 20 kg है। क्या बोला जा रहा है, मैन पुशेस हिज सन, यानी मैन ने पुश किया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम डायनेमिक में चले गए। वैसे हमारा ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम काइनेमेटिक में यानी फैक्टर अफेक्टिंग द मोशन नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये इस साल 2019 मेंस का क्वेश्चन है और जब यहाँ प्लेस है तो कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ्स है, बेसिक फिजिक्स है जो आपने 9th में पढ़ा होगा, और अगर आप पास आउट बच्चे हो तो आपको पता है, और अगर आप 11th में अभी आए हो तो भी घबराने की बात नहीं है, जनरल मैथमेटिक है। तो हमारे पास इन्होंने इसको पुश किया है, और पुश जब किया है तो जो सन है ही स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 0.70 विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी अब इन्होंने पुश किया तो ये भी मूव किए होंगे, ये भी मूव किए होंगे। तो अगर इनकी वेलोसिटी में v मान लेता हूं मैन की, तो इनकी वेलोसिटी सन की कितनी लिखना पड़ेगा, सन की लिखना पड़ेगा 0.7 माइनस v। क्यों? क्योंकि ये 0.70 के रिस्पेक्ट में इनके साथ मूव करने लगे। अब स्पीड ऑफ मैन यानी v निकालना हमें,
तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप याद रखना, जब भी डायनेमिक के क्वेश्चंस आते हैं तो दो ही चीजें बहुत इजीली लग जाता है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंस मुझे वेलोसिटी की जरूरत है तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थियरी यहां पर अप्रोच लगाऊंगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, टोटल पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। अब इनिशियल तो दोनों लोग खड़े थे तो कोई वेलोसिटी या मोमेंटम नहीं था, फाइनल में मास कितना, मोमेंटम ऑफ सन प्लस मोमेंटम ऑफ फादर। तो 0 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सन कितना है, तो 20 इंटू 0.70 माइनस वी, और मोमेंटम ऑफ फादर कितना हो जाएगा 50v। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस ठीक है बच्चों, अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, v की वैल्यू निकाल देनी है। तो आई होप अब आपसे सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। सॉल्व करिए, जो भी आपका रिलेशन, जो भी आपका आंसर आता है, तो चलो मैं इसे आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो हमारे पास देख रहे होगे, इसको अगर हम रेक्टिफाई करें तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 14 माइनस 20v प्लस 50, ठीक है, 14 माइनस 20v प्लस 50v। अब मुझे यहाँ से v निकालना था, v कैलकुलेट करना था, तो मैं यहाँ से v निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 14 प्लस 30v, ठीक, और यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ प्लस माइनस के टर्म्स में आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे होगे दोनों का रिलेटिव है, तो अगर ये आगे जाएगा तो ऑब्वियसली ये पीछे जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये अगर एक्शन करेगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, 14 को आप डिवाइड कर दीजिए 30 से, आपका जो भी आंसर आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 0.4666। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है, तो 0.828 गलत, 0.20 बिल्कुल गलत, 0.47 विल बी दी करेक्ट आंसर, यानी जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी थर्ड, ठीक है। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर है। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये हमारा नीट का क्वेश्चन है 2020 का। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आइडेंटिफाई ऑल द फिगर दैट करेंटली रिप्रेजेंट मोशन। अच्छा, इसमें एक से ज्यादा आंसर्स सही हैं, अच्छा ठीक है। तो कंडीशंस लिख लेते हैं, कंडीशंस इन्होंने क्या क्या दे रखा है, कंडीशन बहुत क्लियर दे रखा है। एक तो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है ओरिजिन से यानी ओ से, दूसरा रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 रखना है, उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, किसके अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपका, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर होगा तो अगर at ग्राफ होना चाहिए तो कैसा आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है सभी फिगर को कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलो करते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो ए को अगर हम पहले देखते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, यानी ये करेक्ट हो सकता है, क्लियर है, नोटिस कर रहे हो, इसमें ये ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। दूसरा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, यानी जो वीटी ग्राफ है, देखो ये एटी ग्राफ है तो एटी से हम निकाल सकते हैं वी। अब ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में ए कांस्टेंट यानी डीवी बाई डी कांस्टेंट होना चाहिए, तो थीटा हर जगह कांस्टेंट है, यानी कि ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक्सटी ग्राफ है, तो एक्सटी ग्राफ से इनिशियली यू 0 फाइनली वी निकालते हैं, और अगर हम ए निकालें तो यहाँ पे आप देखो v अलग अलग स्लोप है, यानी v वेरिएबल है, और v वेरिएबल है तो जो एक्सेलरेशन है
उसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि वो सही होगा, तो इस कंडीशन पे सी वाला मैच नहीं कर सकता है। डी वाले पे चलते हैं, तो डी वाले को अगर हम देखें तो डी में स्लोप है वो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट है, वेलोसिटी बढ़ रही है और एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच रही है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर करेक्ट फिगर देखूं तो ये भी काफ़ी क्लोज है, ये भी काफ़ी क्लोज है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट है, ये भी कर्व है, अप्रॉक्स हम सेम वैल्यूज पे, क्योंकि जब भी ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ एक पे ज़्यादा सही रहता है तो आपको थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना होगा कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर्व का भी और स्ट्रेट का भी। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि दिस कैन बी कंसीडर एज करेक्ट। तो अगर मैं तीनों में देखूं तो तीनों में किस किस को मैं करेक्ट मान सकता हूं, तो बी एंड सी का पेयर नहीं, सिर्फ ए नहीं, ए बी एंड सी नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 4, दैट इज ए बी एंड डी। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई चीज ऐसा हो कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई या ये चीज सही है या गलत है, तो आप फ्री टू कमेंट हो, आप नीचे कमेंट करो। किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर लगता है कि प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हो। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लाइव में डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि पहले सॉल्व करके बैठा हूँ। तो इसीलिए थोड़ी बहुत अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई और प्रोसेस या कोई कहीं मिसप्रिंटिंग या कहीं कैलकुलेशन में एरर है तो आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर,